गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमने पिछले वाले वीडियो में रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। आज हम ये पढ़ेंगे कि ये रिसोर्स कौन कौन से होते हैं, इनके प्रकार कौन कौन से। पहले हमने पढ़ा था रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब हम इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो हमें रिसोर्स मिले हैं वो कैसे मिले। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों बायोटिक रिसोर्स। क्या पढ़ेंगे हम? बायोटिक रिसोर्स। अब हमारे दिमाग में ये आता है कि बायोटिक रिसोर्स क्या होता है। ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें डिफरेंशियस आते हैं बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्स के बीच में। तो सबसे पहले हम बायोटिक रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये रिसोर्स क्या है। देखो, सिंपली शब्द में अगर मैं कहूँ कि दोस्त ये रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो हमें नेचर से प्राप्त हो रहे हैं और जो लिविंग है। यानी कहने का मतलब है कि ये वो रिसोर्स है जो जिंदा है, यानी जो श्वास ले रहे हैं। इसमें फ्लोरा आता है, फोना आता है और फिशनरीज आती है, लाइफ स्टॉक आ गया। यानी जितनी भी चीजें, जिंदा चीजें हमारे आसपास हम लोगों को दिख रही है, ये कौन से रिसोर्स है? ये है बायोटिक रिसोर्स। अब बात ये आई कि ये बायोटिक रिसोर्स है, तो अबायोटिक रिसोर्स क्या है? तो अबायोटिक रिसोर्स वो है, यानी हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो दो टाइप है। यानी जो चीजें जिंदा है वो बायोटिक है, और जो जिंदा चीजें जिंदा नहीं है वो अबायोटिक है। ठीक है, यानी those resources which are not living is called as abiotic resource. For example, rock and metal. ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका जो कंपैरिजन है हमेशा एग्जाम में आता है। एग्जामिनर हमेशा इसके बारे में पूछता है कि बायोटिक रिसोर्स क्या है और अबायोटिक रिसोर्स क्या है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज व्हिच आर रिन्यूएबल फॉर पीरियड ऑफ टाइम। यानी कहने का मतलब है ये ऐसे रिसोर्स हैं जो कुछ ही टाइम में वापस से हमारे पास बनकर आ जाते हैं, और हम इनको रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। ठीक। अब रिन्यूएबल रिसोर्स में आप लोगों ने देखा होगा जैसे सनलाइट है, विंड है, वाटर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है। ये फिर से बनकर हमारे पास जीव के जीव तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा हम टाइप पढ़ रहे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से? दो रिसोर्सेज व्हिच आर नॉट रिन्यूएबल इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी कहने का मतलब है ऐसे संसाधन जिनको बनने के लिए बहुत सारा समय लगता हो। यानी मैं मिलियंस ऑफ ईयर कह सकता हूँ। ठीक, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, ये जो भी कोल वगैरह हमें मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, इनको बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। क्या लगते हैं? मिलियंस ऑफ ईयर्स में जाकर ये हमारे पास कुछ तैयार होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम एक या दो नंबर की बात करें, तो इन दोनों में से बायोटिक, अबायोटिक और रिन्यूएबल रिसोर्स में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा। अब हम रिसोर्सेज को पढ़ेंगे उनकी ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब आप लोग सभी समझ गए होंगे। ओनरशिप का मतलब है मालिकाना हक। ओनरशिप का मतलब क्या होता है? मालिकाना हक। तो मालिकाना हक में हम अलग अलग टाइप्स में बांटते हैं। तो पहले आप लोगों ने पता होगा कि हम मालिकाना हक किसको देते हैं? तो प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट रिसोर्स के बारे में आप समझ गए होंगे कि ऐसे रिसोर्स जिसकी ओनरशिप किसके पास है? प्राइवेट इंडिविजुअल के पास है। ठीक है, इसमें कौन कौन से? जैसे हमारे लिए हमारे पास प्लॉट है, लैंड्स है, पॉन्ड है, वाटर वेल है। ठीक है, यानी इनकी ओनरशिप हमारे पास है, इंडिविजुअल के पास है, इसलिए इनको इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। फिर इसके बाद में बात आती है कम्युनिटी रिसोर्स की। तो कम्युनिटी रिसोर्स कौन से? ऐसे रिसोर्स जिसकी ओनरशिप किसके पास है? कम्युनिटी के पास है। तो इनको कौन से रिसोर्स बोलते हैं? कम्युनिटी रिसोर्स। जैसे अब अगर मैं बात करूँ तो गाँव में अगर विलेज की बात करूँ तो जहाँ पर बात करें तो तो हमारे जो कॉमन ग्राउंड्स है जहाँ पे गाय भैंस वगैरह चरती है, या कम्युनिटी सेंटर्स है, तो ये सारे इसी के अंदर आते हैं। इनको बोलते हैं हम कम्युनिटी रिसोर्स। अब बात इसके आती है हमारे पार्क वगैरह है, पब्लिक पार्क है, पिकनिक ग्राउंड्स है। तो ये सारी जो चीजें इंक्लूड होती है वो किसके अंदर होती है? तो वो होती है बेटा कम्युनिटी रिसोर्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि
नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं। तो हमारे देश में जितनी भी चीजें हैं, यानी हमारे देश की जो पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आपको जितनी भी चीजें मिलेगी, यहाँ से रेलवे स्टेशन, पॉन्ड वगैरह या कैनाल वगैरह, खेत वगैरह, जितनी भी चीजें हैं, ठीक, वो किसको बिलोंग करती है, नेशंस को। यानी जितने भी गुड्स हैं वो हमारे नेशनल गुड्स हैं। इनमें हमारे जो वाटर रिसोर्स आ गए, हमारे फॉरेस्ट आ गए, वाइल्ड लाइफ आ गई, लैंड आ गया, ये जितनी, यानी कहने का मतलब है कि जितने भी ओशियनिक वगैरह है जिसमें 12 नॉटिक माइल से लेकर, यानी अराउंड अराउंड 22.2 किलोमीटर से लेकर जितनी भी चीजें आती है, वो सब किसके अंदर आती है, नेशनल रिसोर्स के अंदर। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स की, कि इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है। तो इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है, यानी 200 नॉटिक माइल से लेकर, यानी ओशन के डीप में 200 नॉटिक माइल से लेकर जो भी प्रॉपर्टी है वो किसको बिलोंग करती है, हमारे इंटरनेशनल रिसोर्स। तो बच्चों हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने ये इंटरनेशनल रिसोर्स पढ़ लिया, हमने नेशनल रिसोर्स पढ़ लिया, और हमने इसके बारे में जानकारी ले ली। ठीक है। तो अब हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये हमारे पास रिसोर्सेज हो गए, अब हम इनके बारे में कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो बच्चा अब हम पढ़ते हैं, हमने अभी बायोटिक के बारे में बात की, फिर हमने अबायोटिक के बारे में बात की, यानी हम इनका ओरिजिन कैसे हुआ। ओरिजिन के बाद हमने पढ़ा कि भाई ये रिसोर्स रिन्यूएबल है या नहीं है, यानी हमारे पास छोटे से पीरियड के लिए आते हैं या नहीं आते। फिर इसके बाद हमने पढ़ी कि इनकी ओनरशिप किसके पास है, ठीक है, स्वामित्व के आधार पर। अब हम इसके इसके डेवलपमेंट के आधार पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसे रिसोर्स पढ़ेंगे, इनको कहते हैं बेटा पोटेंशियल रिसोर्सेज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल रिसोर्स होते क्या है। फिर इसके बाद में हम डेवलप रिसोर्स पढ़ेंगे, और उसके बाद में स्टॉक पढ़ेंगे और रिजर्व पढ़ेंगे। सबसे जो इनमें इम्पोर्टेंट है वो स्टॉक एंड रिजर्व, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। स्टॉक और रिजर्व में हमेशा जो एग्जामिनर होता है वो इनका डिफरेंशिएट पूछ लेता है। ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस पे थोड़ा सा हल्का सा ध्यान ज्यादा है। तो इससे पहले हम क्या बता, पोटेंशियल रिसोर्स की, पोटेंशियल रिसोर्स होते क्या है। कहने की बात है, हाँ जी, ऐसे ये रिसोर्स है जिनको, जो हमारे पास अवेलेबल है, यानी कहने का मतलब है कि हमारे पास इनकी क्वांटिटी लार्ज अमाउंट में है, लेकिन अभी तक हमने इनको इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया है, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है राजस्थान और गुजरात। हमारे आसपास के इलाके में राजस्थान और गुजरात वेली वाइडली अवेलेबल है। ठीक है। लेकिन हमने अभी तक इन विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी पर पूरा काम नहीं किया है। ठीक है। तो ऐसे रिसोर्सेज को जिनका इस्तेमाल करना है, लेकिन वो फ्यूचर में करने अभी तक ये अच्छे से डेवलप नहीं हुए। अब दूसरी बात होती है डेवलप रिसोर्स। तो डेवलप रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं, यानी हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है, चीजें अवेलेबल है, और हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। यानी आज हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, नॉलेज भी है, स्किल भी है, बस, और हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे रिसोर्स को हम डेवलप रिसोर्स कहते हैं। इसके बाद हम बात आई स्टॉक की। अब स्टॉक क्या होता है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टॉक। यानी कि हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है जो ह्यूमन नीड्स को क्या कर दें, सेटिस्फाई कर दें, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इनका क्या कर सकें, इस्तेमाल कर सकें, ठीक है, यूज कर सकें। ऐसे रिसोर्स को हम स्टॉक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत में सबसे ज्यादा वाटर रिजर्वरीज, यानी कहने का मतलब है हमारे पास वाटर की जो मात्रा है वो बहुत ही ज्यादा है। यानी वाटर जो बना है दो विषयों से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक। हाइड्रोजन एक रिच सोर्स है एनर्जी का। ठीक है। हाइड्रोजन की आपको कार्य वालों के बारे में पता है, यानी फ्यूचर जो होगा वो हाइड्रोजन का होगा, मैं इस तरह कह सकता हूँ। कहने का मतलब है हाइड्रोजन एनर्जी में जितने भी कंट्रीज है वो अपना वेल्थ स्कोप देख रही है, तो भारत भी उनमें से। और हम भारत में इन पे काम करना भी शुरू हो गया, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इनको इस्तेमाल कर सकें। तो ऐसे को हम क्या ऐसे रिसोर्स का हम क्या बोलते हैं, इसको स्टॉक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा, रिजर्व के बारे में। यानी एक रिजर्व क्या है, स्टॉक का ही सबसेट कह सकते हैं, यानी दूसरा रूप कह सकते हैं। ठीक है। इसका रूप कैसे, कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है,
चीजें हैं, इनका हमें पता है कि हमें इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया है। कहने का मतलब ये है कि हमारे हमें पता है ये हमारे रिसोर्स है, और आगे चल आने वाले समय में हम इनका अच्छे से इस्तेमाल करने वाले हैं। ऐसी चीजों को हम किसको क्या कहते हैं, रिजर्व। तो बच्चों अभी तक हमने ये पढ़ा कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, जिसमें बायोटिक बायोटिक पढ़ा हमने, रिन्यूएबल पढ़ा, नॉन रिन्यूएबल पढ़ा, हमने ओनरशिप के बेस पे पढ़ा, और हमने स्टेटस के बेस पे। अब हम ये रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे, सबसे ज्यादा आप लोगों को पता है कि रिसोर्स ह्यूमन बींग्स के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी आज नहीं तो कल हमें इनको इस्तेमाल करना है, और हमें ये पता है ये सबसे ज्यादा पॉल्यूशन इमर्ज करते हैं। लेकिन हम लोगों की मजबूरी है कि अगर हम इसको नहीं है तो हम डेवलपमेंट के पाथ पर पिछड़ जाएंगे। तो आज के समय में इनको इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरत के साथ साथ हमें इनको कैसे इस्तेमाल करना है ये सीखना है। तो सबसे पहले हमारी ह्यूमन नीड्स को अगर सेटिस्फाई करना है, तो हमें इनको इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि हमारी जो प्रेजेंट नीड्स है वो भी फुलफिल हो जाए, और आने वाली नीड्स को भी फुलफिल हो जाए। तो बेटा इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर आप पिछली कक्षाओं में या क्लासेस में पढ़ा होगा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 6 क्लास से आपके पास आ रहा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर मैं सही तरीके से समझाऊं, तो ये ये ऐसे डेवलपमेंट है जिससे हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट और प्रेजेंट रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, लेकिन हमारी जो अर्थ है उसको कोई भी डैमेज ना हो, विदाउट हार्मिंग द अर्थ। इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बरकरार रखने के लिए रियो द जेनेरियो में एक अर्थ समिट हुई, जो 1992 में हुई। तो इस समिट का मेन मकसद ये था कि हमारी पृथ्वी में, यानी रिसोर्सेज को अच्छे से जो इस्तेमाल करना, सस्टेनेबल ढंग से इस्तेमाल करना, जिससे हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो जाए और हमारा सोशल डेवलपमेंट भी हो सके। ठीक है, यानी इन्वायरमेंट को बिना हार्म पहुंचाए हुए हमें अपने गोल्स को अचीव कर सके। और इसी को आगे चलकर हम एजेंडा 21 कहते हैं। एजेंडा 21 क्या होता है बच्चों? एजेंडा 21 का मतलब है कि इसमें जितने भी देश पार्टिसिपेट कर रहे थे, यानी इसमें 100 अराउंड कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें वो एक बात पे एग्री हुए थे कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इस्तेमाल कर कर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करना है, जिसमें इन्वायरमेंट डैमेज हो गया, पॉवर्टी हो गया, डिसीजेस हो गया, इन सबको हम म्यूचुअली लड़ेंगे और हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे। इसको एजेंडा 21 कहते हैं। बेटा अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो एजेंडा 21 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पेपर के लिए आता है, ये पेपर में हमेशा इसका एक नया क्वेश्चन पड़ता है। तो एजेंडा 21 एक बार फिर से हम सुन लेंगे कि एजेंडा 21 है क्या। एजेंडा 21 रियो द जेनेरियो में एक मीटिंग हुई थी, तब 1992 में। ठीक। तो इसमें एक पैक्ट साइन हुआ था। इसमें इसका मेन एम क्या था कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है, और दूसरा हमें इन्वायरमेंट डैमेज को रोकना है, पॉवर्टी को हटाना है, डिजीज कंट्रोल करना है। यानी हम सभी इन मामलों में कोऑपरेशन करेंगे एक दूसरे का। ठीक है, और म्यूचुअल नीड्स को और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करके इन्वायरमेंट को बचाएंगे, और इसको एजेंडा 21 कहते हैं। तो बहुत कुछ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा एजेंडा 21 क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ये एग्जाम। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रिसोर्स प्लानिंग। तो मैं प्लान रिसोर्स का मतलब आप लोग समझ चुके हैं, और प्लानिंग का मतलब आप जान चुके हैं। तो प्लानिंग क्या होता है? थिंकिंग अहेड, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू। तो अगर हम रिसोर्स प्लानिंग की बात करें, तो रिसोर्स प्लानिंग में हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारे रिसोर्स कौन कौन से हैं, हमारे पास कौन कौन सी इन्वेंटरीज अवेलेबल है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये रिसोर्स होते कौन से। दूसरा, हमें ये तैयार करना है, हमें सेटअप तैयार करना है कि इन रिसोर्सेज को हमें किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, हम कौन सी टेक्नोलॉजी और स्किल का इस्तेमाल करके इनका इस्तेमाल करेंगे, या हमारे पास कौन सी अवेलेबल टेक्निक है जिनका इस्तेमाल करके हम इनका ऑप्टिमम यूज ले सकें। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में रहेगी। इसके बाद हमारे दिमाग में ये आता है कि जो रिसोर्सेज हैं
ठीक है, जो हमारे पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इनको किस तरह बेटा हमारे लिए एक पास हमारा जो है वो कोलोनाइजेशन में गिरा। कोलोनाइजेशन का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे जो रूल किया वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया। तो हमारे यहाँ पे जितने रिसोर्सेस था उनको बेहतर सा जो इस्तेमाल किया गया वो ब्रिटिशर्स ने किया। यानी कह सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी को पूरा जो सेटबैक बिठाया वो ब्रिटिशर्स ने बिठाया, यानी अच्छे से हमें लूट कर छोड़ दिया। ठीक, जैसे हम आम खाते हैं तो उसको चूस के हम नीचे फेंक देते हैं, वैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ किया। लेकिन अब जो बात गई उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है, हमें कैसे उनका ऑप्टिमम इस्तेमाल करना है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे नेताओं ने या लीडर्स ने बहुत सारे प्लान बनाए। इन प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये रिसोर्सेज क्या है। तो मैं ज़्यादा ना करके हम ये डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास ज़मीन अवेलेबल है, लैंड अवेलेबल है, हम उनका किस तरह इस्तेमाल करें। तो हमारे पास लगभग 100% पार्ट में से जमीन का अगर मैं 100% पार्ट मानूं, उसका जो 43% पार्ट है वो प्लेन एरिया अवेलेबल है। यानी इस प्लेन एरिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर करते हैं। इसके बाद 27% हमारे पास प्लेटू है, जिसमें पास मिनरल्स वगैरह बहुत ज़्यादा है। और हमारे पास 30% हमारे पास बच्चों माउंटेन्स है। ठीक है, माउंटेन्स वगैरह जानते होंगे आप लोग। तो अगर आप नए रिसोर्स को डेवलप करोगे, अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो चारों तरफ से चाहिए। यानी हमारे पास वाइल्ड लाइफ भी होनी चाहिए, हमारे ह्यूमन लाइफ भी सस्टेन करे, हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी हो, हमारे पास ट्रांसपोर्ट भी हो, कम्युनिकेशंस भी हो, सारी जगह। अब मैं ये बात कहूंगा, अगर मुझे ये सारी चीजें चाहिए तो मुझे किसकी जरूरत होगी, ज्यादा से ज्यादा लैंड की जरूरत होगी। तो लैंड को किस किस इस्तेमाल, मतलब लैंड तो उतनी ही रहेगी, ना ये बढ़ेगी ना घटेगी। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि इन एक्टिविटीज को भी हमें करना है, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है। तो डेवलपमेंट करने के लिए हमें इन रिसोर्सेज की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो अब हमारे यहाँ पे कितना परसेंट लैंड यूटिलाइजेशन हुआ है। तो सबसे पहले जो लैंड इस्तेमाल होती है फॉरेस्ट एरिया, तो आप लोगों को फॉरेस्ट के बारे में पता, कुछ फॉरेस्ट जो हम रिजर्व है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी जहाँ पे आप कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड ऐसे लैंड जो बैरन है यानी वेस्ट है, जैसे कि वेस्ट के बारे में बात करूँ, कुछ डेजर्ट के रूप में है। ठीक है, उस लैंड का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जो वेस्ट लैंड वगैरह है। और इसमें ऐसी लैंड जो हम एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे आपने बिल्डिंग बना ली, रोड बना ली, फैक्ट्रीज बना ली, तो ये सब किसके अंदर आता है, ऐसी लैंड जिसको हम कल्टीवेट नहीं कर सकते। थर्ड इसमें आता है जो परमानेंट पेशर्स है, यानी ग्रेजिंग लैंड्स है। ठीक है, जहाँ पे हम जिसको हम गौ चरा कहते हैं, जहाँ पे गाय वगैरह चराते हैं। ठीक है, इसके बाद जो ट्रीज वगैरह ग्रोथ वगैरह हुआ है वो कल्टिवेटेड लैंड। ठीक है, फैलो लैंड, ऐसी लैंड जो हम जिसमें कल्टीवेशन नहीं करते हैं या उसको छोड़ देते हैं वन और उसके यानी कुछ महीनों के लिए या साल के लिए। ठीक है, अगर कंजन किया जिसको 1 से 5 साल के लिए छोड़ दिए फर्टिलिटी के लिए। ठीक है, ये पुराना मोड है इंडिया में, अब लगभग खत्म हो गया है। अब इसका रूप साइंटिफिक ले लिया है, तो करंट प्रेशर वगैरह की अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब टोटल जोग्राफिकल एरिया देखें जो इंडिया का है, वो है बेटा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी इतने लैंड हमारे पास अवेलेबल है। यानी 93% है कि किसका टोटल जोग्राफी एरिया। ठीक, टोटल जोग्राफी एरिया का हमारे पास 93% अवेलेबल है, लेकिन इसमें कुछ वेस्टलैंड है जो असम में, जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान, चाइना में, यानी ये जो ऐसी लैंड है जो हम माउंटेन्स रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे हमने एनएससी 54% हमारा टोटल रिपोर्टिंग एरिया है, मिजोरम में हमारे पास बैंड लैंड है। तो हमारे देश में सारी चीजें अवेलेबल, यहाँ पे डेजर्ट भी है, यहाँ पे पेनिनसुलर रेंज भी है। ठीक है, यहाँ पे प्लेन भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको फर्टाइल लैंड भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें, अब लैंड में बात करूँ कि जो लैंड रिसोर्सेज है वो डिग्रेड कैसे होता है, तो इसके फॉलोइंग वेज है। आप माइनिंग वगैरह करोगे या ओवर ग्रेजिंग करोगे, या बरसात के टाइम जो ऊपर वाली लेयर है वो चली जाती है, तो इससे लैंड डिग्रेडेशन होता है। ठीक, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये जो चीजें होती है इसको कैसे दूर कर सकते हैं। वो पुराना वाला तरीका कि क्या करना है, जब जहाँ पे नदी बहती हो
उसके आसपास क्या लगा दिए हम, पेड़ वगैरह लगा दिए, ठीक है। यानी वेस्टर्न, और क्या लगाए हम लोग, कि पेड़ वगैरह लगा दे, ऊपर वाली जगह को ना जाने दे, घास वगैरह चढ़ा दे। तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जो मॉडर्न वे में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब हम किसके बारे में, सॉइल। बेटा सॉइल ही वो चीज है जिसपे हम एग्रीकल्चर करते हैं, यानी टॉप मोस्ट लेयर होती है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। तो हम टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ेंगे कि ये टाइप्स ऑफ सॉइल कौन कौन सी है। तो सबसे पहले एलुवियल सॉइल करेंगे। तो जो नॉर्थन पार्ट है, नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया, अगर मैं बात करूँ, ये जितना भी इलाका आता है वो किस में आता है, नॉर्थन पार्ट में आता है। ये जितना इलाका आता है वो नॉर्थन। अब यहाँ पे 3 रिवर्स है, यहाँ पे कितनी है, 3 मेनली रिवर्स है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। और उसकी हेल्पफुल नदियों से यहाँ पे जो बहकर जो नदियाँ आती है, जिससे यहाँ पे ये पार्ट कौन सा है, एलुवियल सॉइल, यानी नॉर्थन पार्ट, सम पार्ट दिल्ली वगैरह, सम पार्ट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, ये एरिया एकदम फर्टाइल एरिया है, ठीक। अगर मैं खेती की बात करूँ तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ भी यहाँ से जो गंगा नदी बहकर इस वाले इलाके में, तो यहाँ पे हाईली फर्टाइल लैंड अवेलेबल है। हमारे देश की जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो इसी, क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन है गंगा रिवर। ये कौन सी रिवर बहती है यहाँ पे बेटा, गंगा बहती है, ठीक। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सॉइल में। तो इस सॉइल में सबसे ज्यादा क्या होता है, इस सॉइल ये कोस्टल एरियाज में पाई जाती है, यानी ये जो नदियां हैं ये अपने साथ जो ये मिट्टी बहाकर लेके आती है वो एलुवियल सॉइल कहलाती है। तो ये एलुवियल सॉइल क्या है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सैंड, स्लेट, क्ले वगैरह सब पाए जाते हैं और ये फसल के लिए बहुत अच्छी है। तो हमारे यहाँ पे मेनली कौन सी फसल करती है, जो स्टेबल फूड के रूप में, एक चावल है, ठीक है, और एक गेहूं है, जो यहाँ भरपूर मात्रा में है। इसलिए आपने देखा होगा, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, सम पार्ट ऑफ राजस्थान, यहाँ पे आप चावल और गेहूं की फसलें आपको आसानी से देखने को मिल जाती। राजस्थान में इतना कम है, लेकिन फिर भी कुछ पार्ट है जैसे जयपुर वगैरह इलाका है, भरतपुर वाला अलवर है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले नदियां बहती थी और यहाँ फर्टाइल लैंड है, ठीक। अब इस लैंड को 2 पार्ट में बांटा है, एक खादर है, एक बांगर है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जब से आप छोटे बच्चे छोटी क्लासों में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, खादर और बांगर के बारे में, ठीक। तो खादर और बांगर क्या है, जो ओल्ड एल्यूमिनियम सॉइल है, ठीक है, उसको हम बांगर कहते हैं। और जो न्यू एल्यूमिनियम सॉइल है, जो मिट्टी से अभी भी बनी है, नदियों से वहां से लाई बनी मिट्टी, उसको हम खादर कहते हैं, ठीक है। तो खादर और बांगर समझिए, इसका जो हमेशा डिफ्रेंशिएशन है वो आता है, ठीक है। अब ब्लैक जो एलिमेंट सॉइल है वो सारी जितनी भी फसलें हैं उनके लिए बेस्ट है, जिसके बारे में हमें डिस्कस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट इसके बाद में जो बाकी इलाकों में पाई जाती है, हम उसको उसको कहते हैं बेटा ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को रेडवुड सॉइल कहते हैं, और ये सॉइल सबसे बेस्ट होती है कॉटन सॉइल की, क्योंकि ये ह्यूमिडिटी को एब्सॉर्ब करके रखती है और लंबे समय तक सोख कर रखती है। तो इससे फायदा क्या होता है, इसलिए फायदा होता है कि इस मिट्टी में सबसे ज्यादा कॉटन है। इसलिए आपने देखा होगा जो कॉटन मिल्स है वो सौराष्ट्र वाले इलाके में, तो सौराष्ट्र आपने देखा होगा कहाँ, महाराष्ट्र के पास और गुजरात बॉर्डर पे। तो इस वाले इलाके में सबसे ज्यादा कौन सी होती है, कॉटन सॉइल, ठीक है। इसमें ये क्ले है, ये पानी ह्यूमिडिटी को अब्सॉर्ब करके रखती है, मॉइस्चर रखती है, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटास भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें मिनरल्स इनरिच होने के कारण ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये आपने देखा होगा ब्लैक सॉइल का ये जितना हल्का ब्लैक कलर है, ये सारा कौन सा रीजन है बेटा, ब्लैक सॉइल। यहाँ पे क्या कौन सी मिट्टी मिलती है, ब्लैक सॉइल, और ये हमारी कॉटन के लिए वेल सुटेबल पार्ट है, ठीक है। तो आपने ये ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ लिया। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि ये जितने भी सॉइल्स हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हर सॉइल में अलग अलग वेजिटेशन आपको मिलता है। उसके बाद रेड एंड येलो है, ठीक है, छत्तीसगढ़ वगैरह में, ठीक है। यहाँ पे आपको पेड़ पौधे ज्यादा मिलेंगे, लेटेराइट सॉइल है, डेजर्ट सॉइल है, एरिड सॉइल है, और फॉरेस्ट सॉइल है। तो अब हमने ये चैप्टर पढ़ लिया, आप लोगों को हमने सॉइल्स के बारे में पढ़ा दिया। सॉइल इरोजन क्या होता है कि जो अपर लेयर ऑफ सॉइल है
वो पानी के साथ बह जाती है। ठीक है, इसलिए सोइल इरोजन होता है। ये क्यों होता है? सबसे बेस्ट डिफोरेस्टेशन, माइनिंग के कारण, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के कारण, ओवरग्रेजिंग के कारण, डिफोरेस्टेशन के कारण, विंड्स उड़ा के लेके जाती है वाटर, ये सारे किसके कारण है? सॉइल इरोजन के। ठीक है, तो वेटलैंड्स बन जाती है। जब पानी बहता है बहुत तेजी से तो उसके आसपास में जो कटाव हो जाता है वो किस में आता है? वेटलैंड्स में आता है। ठीक, फिर इसी को क्या बोलते हैं? हम सॉइल इरोजन कहते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इस ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है? पहला, बायोटिक, एबायोटिक। दूसरा, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। तीसरा, इसमें हमने रिसोर्स प्लानिंग पढ़ी। इसमें एजेंडा 21 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में, पिछले कई एग्जामों में आया है। इसके बाद एजेंडा 21 के बाद में रियो द जेनेरियो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो और दूसरे मेजर्स कि हम कैसे कंट्रोल करें सोइलिज्म को, या और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हिली एरिया में वगैरह है, और देयर इज कंपैरिजन बिटवीन arid soil and black soil or alluvial soil. That is an important question for this. Thank you very much. ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।